हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अतुल रंजन आपका फिजिक्स टीचर। एंड माय डियर, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल फार्मूला फॉर वेक्टर एडिशन देख लिया। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए रिलेटेड वेक्टर एडिशन। एक दो पॉइंट और हमें देखना है वेक्टर एडिशन में, देन आफ्टर वी विल सी द वेक्टर सब्सट्रैक्शन। आइए देखते हैं। आई होप प्रीवियस क्लास में आप प्रीवियस क्लास देख लेना। आई होप प्रीवियस क्लास में 5 पॉइंट्स हमने डील कर लिया था। एंड द सिक्स्थ वन आई एम गोइंग टू डील हियर। सिक्स्थ वन आई एम गोइंग टू डील हियर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपका एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी चलेगा। हालांकि प्रीवियस भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल अप्रोच ही था, और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी हमने देखा था, न्यूमेरिकल भी देखा था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो आपका डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था कि कौन सा पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐड कर किया नहीं जा सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 13 हो। ठीक है ना। चलिए, ये हमने देखा था। सिक्स वन क्या है? मान लीजिए दो वेक्टर है आपके पास, देयर विद टू वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी, ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे थोड़ा हमें न्यूमेरिकल अप्रोच लेके चलना होगा। और इनके बीच का एंगल कितना है? के बीच का एंगल माय डियर थीटा है। इनके बीच का एंगल थीटा है। ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। 2 3 4 5 6 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, अगेन आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं आप बिगिनर्स हो, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं। एक बार थोड़ा अगर हम लोग आपका माइंड थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, लिटिल बिट अपग्रेड हो जाए, वेक्टर समझ जाओ, रेस्ट एंड मोशन अच्छे से समझ जाओ, ठीक है, तो आगे चीजें हम लिटिल बिट फास्टर कर सकते हैं, लिटिल बिट फास्टर कर सकते हैं, ताकि आपको कैच करने में चीजें प्रॉब्लम ना हो। अभी हो सकता है अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर जाऊंगा तो आपको चीजें समझ में ना आए, और हर एक छोटी सी चीजों को डील करते हुए चलेंगे, ताकि वो आपके दिमाग में बैठता जाए, और आगे उन चीजों को यूटिलाइज करके हम आगे अपने स्मूथली सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो मैंने कहा ए और बी, ए और बी यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब, अगेन माय डियर, आप ये कंफ्यूज मत होना जाना कि ए और बी इक्वल वेक्टर है। देखिए ध्यान से, कई बार स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों सेम है, तो स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि क्या ये इक्वल वेक्टर है क्या? अरे नहीं भैया, ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर के साथ क्या एसोसिएटेड है? मैग्नीट्यूड भी एसोसिएटेड है, और साथ ही साथ क्या एसोसिएटेड है? डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अगेन दिस आर अनइक्वल वेक्टर। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर ही कहलाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इक्वल वेक्टर तभी हो सकता है जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ए एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तब क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अपोजिट वेक्टर के केस में मैंने बताया था, अगर मान लो कि अपोजिट वेक्टर है, ये अपोजिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अपोजिट वेक्टर है, 180 डिग्री का एंगल है, तो क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। याद होगा आप लोगों को। और ये माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ये बात ध्यान रखिएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड। तो ये ध्यान रहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख देना, बोथ आर नॉट द इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का क्या है? डिफरेंट है। इसलिए अभी भी दोनों के दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी दोनों के दोनों क्या है? अनइक्वल वेक्टर्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। अपोजिट वेक्टर ध्यान रखिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, और ये माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और अगर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिंपली ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू बी, वेक्टर ए इक्वल टू बी।
ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। यानी कि ये ए और बी इक्वल वेक्टर है और यहाँ पे ए एंड माइनस बी पॉजिटिव, ए एंड बी अपोजिट वेक्टर्स है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। आई एम गोइंग टू इरेज इट समझाने के लिए, ऑलरेडी प्रीवियसली सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो ये दोनों अभी के अभी भी क्या है, अनइक्वल वेक्टर है। अब आइए, चलिए, मैंने कहा जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट, देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट, ठीक है ना, फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड। यही अल्फा कहलाता है, ए से जो एंगल बनता है वो अल्फा कहलाता है, और बी से जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, 180 माइनस थीटा, याद होगा आप लोगों को, जिसको नाम दिया था मैंने गामा करके, 180 माइनस थीटा। मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई बात नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास पता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया, फॉर्मूला हमारे पास पता है, सॉरी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया हमारे पास। क्या है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी मैग्नीट्यूड ना, a2ab cos थीटा। थीटा हमारा दो वेक्टर के बीच का एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, हमेशा जानते हो आप, थीटा के लिए ए को उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, तब जाके ए और बी के बीच का एंगल लेते हैं। ये आपको ध्यान होगा, क्योंकि हमेशा थीटा टेल टू टेल या हेड टू हेड लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा को रहने दो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो सिंपली स्केलर क्वांटिटी के टर्म में ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, और ए बी भी सेम है, तो ए और बी सेम है, तो यहाँ ए बी भी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका, बी स्क्वायर है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसे भी क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, 2a स्क्वायर कॉस थीटा लिखा जा सकता है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, और ए स्क्वायर लिटिल बिट थोड़ा फास्टर कैलकुलेशन करूंगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा, लेकिन ए स्क्वायर रूट से भी बाहर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, ए रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा माय डियर, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। r इज इक्वल टू ए रूट 2 इंटू रूट 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर तो रूट से भी बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 हमारा तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो a रूट 2 हो जाएगा, या 2a लिख दो, इनटू अंदर क्या बचेगा, 2a स्क्वायर बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए माय डियर, यहाँ पे आप चाहे तो ये भी रिजल्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंगल आपके ट्रिग्नोमेट्री में, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंगल क्या है हमारा, 1 प्लस cos थीटा, याद करिएगा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। याद होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इतना लिख सकते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ r कैन बी रिटन एज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द r कैन बी रिटन एज रूट 2a इंटू रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये है 30 बाई 2, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसा समझिए। कहीं पे भी देखो यार गड़बड़ मत समझ लेना लोग, यार गड़बड़ समझ लेने पे सारा मैटर खराब हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं है ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा का डिवीजन है,
थीटा का हाफ है, थीटा का हाफ है, यानी कि अगर थीटा कहीं पे आपका 30 दिया रहेगा तो यहाँ थीटा बाई 2 15 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर 30/2 है। इसका अलग मीनिंग है और इसका अलग मीनिंग है, कहीं पे भी फंसना मत लोग यार, फंसोगे सारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो ये थीटा बाई 2 है, थीटा का हाफ है, कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ थीटा का हाफ है। अगर थीटा 30 डिग्री कहीं दिया होगा तो कॉस स्क्वायर 15 लोगे आप। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया माय डियर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा और ये देखिए √2 एंड √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फाइनली 2a कॉस थीटा बाई 2 की। देखिए कितना आसान सा रिजल्ट, देखिए कितना आसान सा रिजल्ट। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया किसका, आर का। ये मैग्नीट्यूड निकल गया आपका आर का, ये निकल गया मैग्नीट्यूड आर का। तो मेरे हिसाब से 2a cos थीटा बाई 2, अगर कहीं पे भी आंख बंद करके आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, a मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो और सर्टेन एंगल पे क्या है, दोनों के दोनों इंक्लाइन है। ठीक है ना, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, यू कैन गेट योर रिजल्ट, दैट्स इट। एक नंबर का मतलब वन लाइन क्वेश्चन, नॉट मोर देन वन लाइन। कभी कभी तो वर्बली भी निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके थीटा इज इक्वल टू सपोज टू बी 60 रख दो, थीटा अगर 60 रख दो और ए का वैल्यू 5 कर दो, ये वर्बल क्वेश्चन है भाई। थीटा का वैल्यू क्या रख दो, 60 रख दो और ए का वैल्यू 5 रख दो, तो 5 इंटू 2 10 और 60/2 कितना 30, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, तो 10√3/2 यानी कि 5√3। दिस इज द आंसर, काम खत्म हो गया, यही तो आंसर है आपका। तो समटाइम वर्बल क्वेश्चन निकल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको पूरा का पूरा ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इतना कैलकुलेशन तो आपका कम से कम बचा ना, ये बात समझिए, इतना तो कैलकुलेशन आपका बचा, और इतना कैलकुलेशन जब बचा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको इस चीज से हेल्प मिलेगा। तो पांचवा, दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, अब बात ये आती है कि अल्फा और बीटा निकालना है। माय डियर, एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे tan अल्फा का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, साइन अल्फा का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि साइन रूल किसी भी ट्रायंगल के लिए। tan अल्फा का भी याद होगा, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, ये भी रूल आपको याद होगा, फॉर्मूला याद होगा। कहीं भी किसी भी रूल का आप अप्लाई करिए, विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। we have to find out we have to find out we have to find out अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पे जैसे आप करना, एक छोटा सा आप लोगों को क्या दे रहा हूं मैं, होमवर्क दे रहा हूं। यहाँ पे tan अल्फा करना, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये छोटा सा काम करना, और a और b का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, नीचे अगेन बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। a कॉमन, a यहाँ पे है, a कैंसिल कर जाओगे, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अगेन क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा को अभी कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंगल बताया था मैंने, एक कॉन्सेप्ट लगा लेना यहाँ पे। साइन थीटा ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, 2 साइन थीटा बाय कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंगल के अकॉर्डिंग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये काम करना, नीचे बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर बन गया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल आउट, एक cos थीटा कैंसिल आउट, बन जाएगा आपका tan थीटा बाई, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका tan थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा सिंपली यहां पे लिख रहा हूं tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं कहीं पे लिखूं tan अल्फा इज इक्वल टू tan 15 डिग्री, इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा 15 डिग्री, मेरे हिसाब से सब लोग जानते हो। अगर tan अल्फा इज इक्वल टू tan 15 डिग्री, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री, मेरे हिसाब से सब लोग जानते हो, लेकिन मुझे ये नहीं लिखना है। मुझे क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, दैट वन इज
थीटा बाई टू, दैट वन इज थीटा बाई टू, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा थीटा बाई टू के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो अल्फा सिंपली कितना हो जाएगा, अल्फा माय डियर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अगर थीटा इफ का मतलब आपके प्रॉब्लम में अगर 60 डिग्री दिया रहेगा तो अल्फा 30 डिग्री हो जाएगा, अल्फा 30 डिग्री हो जाएगा। ये आप अपने घर पे कैलकुलेशन करना, दिस इज नॉट माई माई जॉब, दैट इज, तो आप इसे करना। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, जो फॉर्मूला से बेहतर है, ठीक है ना, जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करता है, ठीक है ना। हालांकि वो सब चीज आप लोग जानते हो, बट स्टिल सोचने का तरीका डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक फिजिक्स के लिए सोचने का तरीका डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये ए एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल में जब दो साइड्स का लेंथ इक्वल हो जाए तो वो कैसे ट्राइंगल कहलाते हैं, आइसोस्लेस ट्राइंगल कहलाते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं माय डियर, ठीक है, आइसोस्लेस ट्राइंगल कहलाते हैं। तो थोड़ा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, तो क्या अगर इसका नेमिंग करूं मैं किसी अलग कलर से, ए बी सी, अगर ए बी सी नाम दूं मैं, तो इसका मतलब साफ है कि ए बी सी जो है हमारा, ये क्या है, हमारा आइसोस्लेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है। और आइसोस्लेस ट्रायंगल का आप प्रॉपर्टी जानते हो माय डियर, आइसोस्लेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये आपका आइसोस्लेस ट्रायंगल है, आइसोस्लेस ट्रायंगल का, ये ए और ये भी ए और ये बी है, मतलब बी नहीं, इसे मैं नाम दे दे रहा हूं कुछ सी, ठीक है, इसे नाम कुछ दे रहा हूं मैं सी। ये ए बी दोनों का दोनों सेम है, तो मेरे हिसाब से आप जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं ना, इक्वल हो जाते हैं। तो याद रखिए ये क्या है आपका, अब मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे नाम मैं चेंज करूंगा। अब अपने a इज इक्वल टू बी है एंड दैट वन इज द आर, तो ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे माय डियर, ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। और ये क्या है आपका 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा विच इज गामा। ऑलरेडी मैं जानता हूं कि गामा क्या लिखता था मैं, 180 माइनस थीटा लिखता था। अब देखिए यहाँ पे, तो मैंने कहा कि तीनों एंगल क्या होने चाहिए, तीनों एंगल आपके 180 डिग्री देना चाहिए। आइए देखते हैं, तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा माय डियर क्या है, सेम है, अल्फा प्लस बीटा सेम है, और ये क्या है आपका 180 माइनस थीटा, और 2 अल्फा यहाँ पे लिख सकता हूं 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पे भी सेम साइन, यहाँ पे भी सेम साइन, तो इक्वल के साइड दोनों साइड अगर सेम साइन है तो वो क्या हो जाता है आपका, कैंसल आउट हो जाता है, सेम साइन। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, एंड नाउ व्हाट वी कैन से कि दैट थीटा को इधर करेंगे हम लोग, 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा। यहाँ पे यहाँ पे माय डियर, जो आपका रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा ए से भी सेम एंगल बनाएगा और बी से भी क्या बनाएगा आपका, सेम एंगल बनाएगा। कब, जब ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, ए और बी का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है, टैन अल्फा टैन बीटा इस केस में देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें क्या होना है, हमें हमें सोचने का तरीका डेवलप करना है, ना कि सिर्फ चीजों को रट्टाबाजी करनी है, ठीक है। सोचने का तरीका माय डियर एक बार डेवलप हो जाएगा ना, तो इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। आप चीजें बहुत इजीली सोच सकते हो। ये अभी आपको लग रहा होगा कि क्या हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने दो फिजिक्स को, देन यू कैन सी, ठीक है ना। आप खुद ब खुद कहोगे कि नहीं सर, वेक्टर और कुछ इनिशियल चैप्टर्स पढ़ने के कारण हमारे सोचने का तरीका डेवलप हो चुका है। और माय डियर एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर मैकेनिक्स कहीं ना कहीं अगर सही ढंग से आप पढ़ जाते हो ना, मेरा ये मानना, मेरा अपना, हर टीचर का देखो अपना मानना होता है, मेरा अपना मानना है कि अगर मैकेनिक्स सही ढंग से पूरे फिजिक्स में पढ़ जाते हो तो सोचने का तरीका सफिशिएंटली आपका डेवलप हो जाता है। बाकी के चैप्टर्स में समझना तो उसमें भी है, लेकिन आप आप उस चीज को रियलाइज कर सकते हो, उस चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बात समझिएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा, मेरे हिसाब से क्लियर है। अब आइए,
अब आइए थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा तरीका, फिफ्थ वन, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिफ्थ वन, फिफ्थ पॉइंट दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आइए, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसे और इंप्रूव करते हैं और इसे छठे केस में लेके चलते हैं। ठीक है, इसे और इंप्रूव करके कहां पे ले सॉरी इसे छठे केस में लेके चलते हैं। छठा केस क्या है कि फाइंड आउट द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड बी when magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C नहीं, मतलब R, magnitude of R। देखो माय डियर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। अब मैंने कहा था कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, 0 डिग्री मतलब ए और बी के बीच 0 डिग्री हो और ए और बी के बीच 180 डिग्री हो, ठीक है ना। ए और बी जब 0 डिग्री है तो मैक्सिमम मैक्सिमम रिजल्टेंट का जो वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। और जब थीटा आपका 180 डिग्री हो तो क्या होगा आपका, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। उसी के बीच हमारा क्या है, पूरा का पूरा रिजल्टेंट वैरी करेगा, जैसे जैसे थीटा हम चेंज करेंगे रिजल्टेंट वैरी करेगा। ए और बी का मैग्नीट्यूड चेंज करो या ना करो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उन्हीं जीरो से थीटा के बीच, और मैंने कहा कि 90 डिग्री से अधिक होना शुरू होगा, 90 डिग्री से अधिक होना शुरू होगा। थोड़ा देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जब 90 डिग्री से आपका एंगल बड़ा होना शुरू होगा तो फिर से आर घटना शुरू हो जाएगा। समझिए बात को, 90 डिग्री, 90 डिग्री ए से हम थीटा ले रहे हैं ना, तो ए से थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फिर से रिजल्टेंट का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कब, ए प्लस, सबसे बड़ा तब जब ए और बी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, और जैसे जैसे थीटा चेंज कर रहे हो रिजल्टेंट का वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। इवन 90 डिग्री से और बड़ा करते हो और वैल्यू और घटेगा, और ये तब तक घटेगा जब 0 डिग्री से क्या हो जाए आपका, 0 डिग्री सॉरी 180 डिग्री पे आ जाए। तो नाउ यू कैन रियलाइज 90 से बड़ा हो जाए, 90 से ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाउ सी, देखते हैं हम लोग, इसे इरेज करूंगा मैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी सेम हो, साथ ही साथ क्या हो जाए, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ठीक है, और तब ए और बी के बीच का एंगल बताइए, देखते हैं। ठीक है, डोंट वरी, पहले मैथमेटिकल देन आफ्टर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जैसे जैसे 0 डिग्री से आपका क्या होना शुरू होगा, 0 डिग्री से आपका एंगल बढ़ना शुरू होगा, थीटा बढ़ना शुरू होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू कम होना शुरू होगा, और 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से और अधिक एंगल होने पे रिजल्टेंट का वैल्यू और कम होगा, और ये तब तक घटेगा जब तक 180 डिग्री पे ना आ जाए। ठीक है चलिए, मैंने कहा ए एंड बी इज इक्वल टू आर, यहां पे वी विल ट्राई टू रियलाइज। मैंने कहा कि तीनों के तीनों साइड सेम है, ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, फॉर्मूला इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, कब, जब हमारा a और b का मैग्नीट्यूड सेम है। इतना फॉर्मूला हम देख चुके हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपका वही है, a प्लस बी। मैंने कहा कि पहले मैथमेटिकल एनालिसिस देन आफ्टर वी विल सी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन a प्लस बी। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो जब इतना पता है तो इतना तो पता है, तो ये तो हम काम कर ही सकते हैं ना, 2a cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। अब मैंने कहा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r भी सेम है और a भी सेम है, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकता हूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है,
तो मैंने कहा कि r की जगह पे भी a लिख सकता हूं 2a cos थीटा बाई 2, ए कैंसिल आउट हो गया एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। आप जानते हो कि cos थीटा कब 1/2, इस थीटा बाई 2 को फॉर द टाइम बीइंग मैं डेल्टा मान लू क्या? थीटा बाई 2 को जानबूझ के मान रहा हूं डेल्टा में, ठीक है ना, जानबूझ के, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। cos थीटा बाई 2 को क्या मान लिया? cos डेल्टा, डेल्टा का साइन ये होता है cos डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ डेल्टा भी एंगल ही है। अब कब cos थीटा, कब cos डेल्टा 1/2 हो जाएगा? जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो, ऐसे लिख लो। देखो, आपके लिए मैं थोड़ा और कन्वीनियंट कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, cos डेल्टा का वैल्यू कब 1/2 होगा? तो cos डेल्टा का वैल्यू तब 1/2 हो जाएगा जब cos एंगल कितना हो, 60 डिग्री। यानी कि डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा आपका 60 डिग्री हो जाएगा माय डियर। डेल्टा आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, ठीक है, cos 60 डिग्री। ठीक है आपका, एंड नाउ दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। डेल्टा कितना है? डेल्टा आपका किसके बराबर है? थीटा बाई 2 के बराबर है। नाउ व्हाट वी कैन सी, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री होगा, थीटा 120 डिग्री होगा, थीटा 120 डिग्री होगा, थीटा 120 डिग्री होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है आप लोगों को? तो मैंने कहा फिर से आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दो। इसका साइज थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि हम, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। मैंने कहा कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी व्हेन तीनों का, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर, तीनों का आपका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। ये बड़ा अद्भुत है ना, क्योंकि कभी भी सिंपल अलजेब्रा में अगर 2+3 करते हो तो रिजल्टेंट हमेशा 2 और 3 से बड़ा ही आएगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। यही तो सबसे बड़ा ब्यूटी है आपके वेक्टर का। लेकिन वेक्टर के केस में क्या है कि अगर एडिशन करने के बाद भी रिजल्टेंट क्या हो सकता है? एडिशन करने के बाद भी रिजल्टेंट आपका उसी के बराबर हो सकता है, ए या बी के बराबर हो सकता है, या ए और बी के दोनों के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, तो यही तो ब्यूटी है। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा चेंज करोगे, रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का नेट इफेक्ट ही रिजल्टेंट, ए के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उन्हीं का नेट इफेक्ट ही रिजल्टेंट कहलाता है। और ऐसा हो सकता है कि उसका नेट इफेक्ट क्या हो जाए, उसका ए और बी का नेट इफेक्ट ऐसा हो कि मैग्नीट्यूड सेम रह जाए, डायरेक्शन अलग हो, डायरेक्शन अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मेरे हिसाब से इतना तक क्लियर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला लगाया हमने। ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। और ये भी कह रहा है कि आपके क्वेश्चन में कि ए का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है, तो थीटा फाइंड आउट कीजिए। तो ए और ए आर, यहां भी ए लिख सकता हूं, ए कैंसल आउट हो गया, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या हो गया, थीटा बाई 2 को डेल्टा मान लिया, यहाँ पे आपका cos डेल्टा 1/2। डेल्टा, अगर ये cos डेल्टा, तब 1/2 कब होगा, जब डेल्टा 60 डिग्री के बराबर। और डेल्टा को क्या माना है हमने, थीटा बाई 2 माना है। थीटा कितना मिलेगा, 120 डिग्री। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये मैथमेटिकल रिजल्ट आ गया। अब मैंने कहा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन माय डियर, थोड़ा सा भी अगेन आपका दिमाग काम करेगा ना, तुरंत चीजों को पकड़ेंगे। मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है तो हमेशा ये ट्रायंगल रूल फॉलो करेगा, यू नो वेरी वेल। अगर दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है तो हमेशा ये ट्रायंगल ही बनेगा रिजल्टेंट को लेके, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल रूल ऑफ फैक्टर एडिशन। तो मैंने कहा थोड़ा ध्यान दो, अगर थोड़ा सा भी आपका दिमाग काम करेगा तो आप क्या करोगे, ए और बी है, ए बी सी, एक ऐसा ट्राइंगल ए बी आर, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका साइड क्या है, ए बी आर, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका साइड क्या है आपका, ए बी आर, जिसका साइड क्या है आपका, ए बी आर। और ए बी आर अगर तीनों के तीनों सेम है, तीनों के तीनों साइड का लेंथ सेम है, इसका मतलब साफ है माय डियर, इसका मतलब साफ है कि ये तीनों तीनों मिलके कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे माय डियर, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गया। एक ट्राइंगल का तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे, मुझे ज्यादा कुछ प्रयास ही नहीं करना है,
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल खींच देना है, काम खत्म। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आर। इसमें डायरेक्शन बना दूं मैं, ये डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन ये आपका, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। ये टेल है आपका। और यहाँ पे क्या है माय डियर, यहाँ पे ये अंदर का एंगल, इसे ही अल्फा कहते हो। ये तीनों इंटरनल एंगल 60 डिग्री, तीनों इंटरनल एंगल 60 डिग्री, इसे ही कहते हो बीटा। और इसे कहते हैं गामा। गामा को क्या लिखते हो, 180 माइनस थीटा। और ये कितना बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियस थीटा कितना होगा, 120 डिग्री। दैट वन इज 120 डिग्री, दिस वन इज थीटा। कुछ करना ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपका क्लियर है, एकदम व्यू आपका क्लियर है कि अरे दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, यानी कि ट्रायंगल रूल को फॉलो करेगा। ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। और ट्रायंगल में कह रहा है कि तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, ए और बी के बीच का एंगल, यही एक्सटीरियर एंगल ही लेते हैं ना थीटा, ए और बी क्या, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस बात का ध्यान रखेंगे माय डियर, ये बहुत ही जरूरी है समझना, ठीक है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अल्फा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू बीटा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, कई तरीके से सोच सकते हो माय डियर, सोचने का तरीके का अंत नहीं है। यही सोचने का तरीका आपको आज, हम जितने डेवलप्ड हैं, जिस लेवल पे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, ये सोचने का तरीका ही मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। और सोचने के तरीके से ही आप बेहतर बन सकते हो, अपने समाज को बेहतर बना सकते हो, ये तय बात है माय डियर। अगर सोचने के तरीके को आप बेहतर नहीं कर पाते हो, तो आप कभी भी बेहतर समाज की उम्मीद मत करना, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम है, तो वैसे भी हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और यहाँ पे थीटा कितना है, 120 डिग्री है। 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट्स इट, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि इस केस में क्या बनेगा माय डियर, इस ये कौन सा केस है, इसके पहले वाला कौन सा केस था, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल का केस था। आइसोस्सेलेस ट्रायंगल लिख देना, ये कौन सा केस था, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल का केस था। और ये कौन सा केस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है माय डियर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है, ये ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्लियर है आप लोगों को। चलिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं 60 डिग्री का होता है, और एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है, 120 डिग्री, और यही थीटा हमें कंसीडर करना है, यही थीटा हमें बताना था। तो थीटा मिल गया आपका यहां से। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर वेक्टर एडिशन का कुल मिला के ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि खत्म हो गया, इसका यूटिलाइजेशन तो थ्रू आउट द मैकेनिक्स है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या क्या हो गया, यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कहीं ना कहीं आपका वेक्टर एडिशन का खत्म हो गया। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे और डील करूंगा, और देन आफ्टर आई एम गोइंग टू कंप्लीट आवर लेक्चर हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द वेक्टर सब्सट्रैक्शन। एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, ठीक है। देखिए, मैंने कहा थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने कहा क्या कहा, ये आपका दो वेक्टर है, ए एंड बी, एंड दिस इज द आर। ये तो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्लियर करने के लिए हमने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल क्यों, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन है। और किस तरीके से ये जुड़ेगा, किस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में बना रहे हैं। मेरे हिसाब से क्लियर है, और इसका बनाने का मेथड भी आपको पता है। मैंने कहा कि थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसे कोई इनिशियल वेक्टर को तो आप जानते हो कि वेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। किस कंडीशन पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका क्या हो, चेंज ना करे। तो अगर इसे मैं को इनिशियल वेक्टर बनाना चाहूं, याद करिए वेक्टर में मैंने बताया था को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स उन्हें कहते हैं जिनके सारे टेल एक जगह पे हों। बना सकता हूं मैं, ऑब्वियस बना सकता हूं, क्योंकि हमें वेक्टर का मैथमेटिक्स आजादी देता है कि हम एक वेक्टर को, एक मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए उसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं क्या करूं, इस बी को
इस बी को, इस बी के टेल को, मतलब ये जो आपका बी है इसे कहां पे ला दूं, ए के टेल पे ला दूं। इस बी का जो आपका है पैरेलली शिफ्ट करके कहां पे ला दूं, ए पे ला दूं। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, यहीं पे मैं देखता हूं, ज्यादा कुछ दूर नहीं जाऊंगा, इसे पैरेलल समझिएगा। अब ये मत सोचना मैं एग्जैक्टली मेरे पास स्केल तो है नहीं कि पैरेलल बना दूं, बट इसे पैरेलल ही समझना। ये क्या है आपका माय डियर, दिस इज बी। ठीक है, और अब मैं ए को अलग कलर से कर दे रहा हूं, दिस इज ए। ठीक है, दिस इज ए। अब देखो, यानी कि ए बी और आर, ये तीनों को मैंने एक ही जगह कोई इनिशियल वेक्टर बना दिया। तीनों का आप देखो क्या है, तीनों का तीनों का टेल, तीनों का टेल एक ही जगह है, तीनों का टेल एक ही जगह है। तो ये भी आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये मत सोचना कि ये गलत तरीका है, ये भी रिप्रेजेंट, देखिए मैंने कहा ना कि जैसे जैसे अपग्रेड होंगे नई नई चीजें सीखेंगे, सीधी सी बात है, जैसे जैसे अपग्रेड होंगे। तो ये भी डिनोट करने का तरीका है, ए बी आर तीनों को कोई इनिशियल वेक्टर बना के एक ही जगह टेल देकर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए, यही कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है, ए के टेल और बी के टेल के बीच का जो एंगल कहलाता है, ये कहलाता है थीटा। ठीक है, ये कहलाता है आपका, दैट वन इज द थीटा। और ए और आर के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, अल्फा। और आर और बी के एंगल के क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। इसे और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं मैं, बीटा। ए आर और बी के एंगल को क्या कहते हैं, बी कहते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से ये सारा कुछ क्लियर होगा, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि जब भी एडिशन का रिजल्टेंट जो होगा, वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। द रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन always between always between always between वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, वेक्टर ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा। यानी कि क्या होना चाहिए यहां पे, वैसे भी एक क्रॉस चेक कर सकते हो कि जब भी अल्फा निकलेगा, इसका मतलब साफ है कि अल्फा ऑलवेज लेस देन थीटा, अल्फा हमेशा क्या होगा, लेस देन थीटा होगा। और अल्फा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन थीटा होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद मैंने कहा सपोज टू बी, अगर ए और बी का अगला केस, मतलब इसी में ये समझाने का तरीका जस्ट मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इसका इनका यूटिलाइजेशन आगे होगा। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि तीनों वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ए बी और रिजल्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पे डिनोट कर सकते हैं, जिनका टेल एक ही जगह से स्टार्ट होगा वो भी डिनोट कर सकते हैं, कोइनिशियल वेक्टर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ताकि हमारा थीटा अल्फा बीटा समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये रिजल्टेंट ए और बी के बीच ही एग्जिस्ट करने वाला है, इससे बाहर कहीं एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। ठीक है ना, और थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ आर चेंज करता जाएगा। थीटा के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होता जाएगा, चेंज करता जाएगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थीटा चेंज होगा, मान लो कि बी थोड़ा सा और कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, आर का अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एज वेल एज आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया। अब मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर हो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बराबर क्या होगा, तो मैं अगेन क्या कर रहा हूं, तीनों को एक ही जगह डिनोट कर रहा हूं, ए बी एंड दैट वन इज, इसे ब्लैक कलर से कर दे रहा हूं। ये बीचों बीच होगा, जब ये होगा तो ये जो आर होगा ये बीचों बीच होगा। ये थीटा को क्या करेगा, आर ऑलवेज बाइसेक्ट, थीटा को क्या करेगा, आर बाइसेक्ट करेगा। हियर आर ऑलवेज ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल थीटा। यानी कि ये अल्फा, इस केस में याद होगा अल्फा और बीटा ये दोनों क्या मिले थे, सेम मिले थे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से अल्फा और बीटा दोनों के दोनों सेम होंगे और थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएंगे। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूं अगेन लास्ट वन की, तो अगर आपका इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर तीनों के तीनों सेम हो, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। बी थोड़ा सा बड़ा हो गया, बी को इस तरीके से बनाना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लगे, ठीक है। मेरे हिसाब से बी को इस तरीके से बनाना है और ये हो गया आपका, दैट वन इज थीटा, ठीक है, थीटा। और मैं इसे रिजल्टेंट बीचों बीच, अगेन बीचों बीच, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर, ये थीटा आपका अल्फा हो जाएगा 60, अल्फा हो जाएगा, सॉरी, अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री, ये बीटा भी हो जाएगा 60 डिग्री, एंड थीटा विल बी 120 डिग्री व्हेन ए बी और, रुको एक मिनट, तीनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम लगना चाहिए ना। तो अल्फा बीटा थीटा, ठीक है ना, थीटा तो ये हो गया, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, थीटा बाई 2 विच इज 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कैसा करेगा, ये भी लिख दे रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये वाला कौन सा फॉर्म करेगा, जो ट्रायंगल बनाओगे तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एंड दैट वन इज व्हाट, यहाँ पे ए बी और आर तीनों के तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। थीटा यहाँ पे कितना होगा 120 डिग्री, ध्यान दीजिए, थीटा कौन सा है, ए और बी के बीच का एंगल है, ये ए और बी, ठीक है, ये ध्यान रहे माय डियर, दिस इज योर। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, आपका किसका, ऑब्जेक्टिव, एचसी वर्मा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा, और नॉट बहुत जगहों पे ये आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हर जगह चूज किए जाते हैं, हर जगहों पे, ठीक है ना। क्या है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें जो ऑप्शन होगा वो बता रहा हूं मैं, देन अल्फा इज लेस देन बीटा, ये बात ध्यान रखिएगा, बता रहा हूं, डोंट वरी, बता रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाए सपोज टू बी 7, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाए क्या 5। तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल, अल्फा आप जानते हो कि रिजल्टेंट ए से बनाता है, बीटा क्या बनाता है, बीटा रिजल्टेंट और बी के बीच, वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। तो अल्फा जो मिलेगा आपको बी से छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे क्या करते हो, ए वेक्टर थोड़ा बड़ा किया जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर को छोटा किया जाए, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट मिलेगा ना माय डियर, यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट मिलेगा वो ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ मिलेगा, ए की तरफ रिजल्टेंट जो मिलेगा वो ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ मिलेगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुका हुआ मिलेगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ज्यादा है तो रिजल्टेंट बी की तरफ झुका हुआ मिलेगा। वैसे भी आप समझ सकते हो कि कोई भी, एक एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, समझने की बात थोड़ा समझिएगा, कि मैंने कहा ये पेन है आपका, ये पेन है आपका, और इधर मास ज्यादा बड़ा लटका दिया जाए, समझ, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक एग्जांपल, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे तो वहां फोर्स में भी जाएंगे, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है, तो वहां पे भी ये चीजें देखेंगे। सो डोंट वरी, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैंने कहा कि सपोज टू बी कि ये इधर आपका एक बड़ा सा मास गेंद लटका दिया, मास मतलब द्रव्यमान, मास यहाँ पे बड़ा सा लटका दिया और इधर छोटा सा लटका दिया, तो आपको जब बैलेंस करना होगा इस पेन को, तो इस बड़े वाले क्या करोगे, बड़े वाले मास की तरफ आप क्या करोगे, इस तरीके से अपना उंगली लगाओगे, फिंगर लगाओगे, ताकि ये क्या हो सके, बैलेंस हो सके। बात समझिएगा क्या कह रहा हूं, यानी कि ध्यान से सुनना,
बड़ा मास इस साइड लटका दिया, छोटा मास इस साइड लटका दिया। तो अगर इसे आपको बैलेंस करना होगा तो अपने फिंगर को कहां रखोगे? बीचों बीच रखोगे? खुद सोचो ना यार, खुद सोचो। ये कॉमन प्रॉब्लम है, आप अपने घर पे करते हो, ठीक है ना? तो अपने फिंगर को बैलेंस करने के लिए कहां रखोगे? बड़े वाले मास की तरफ रखोगे ना। यानी कि रिजल्टेंट नेट इफेक्ट कहां शिफ्ट हो रहा है? नेट इफेक्ट आपका बड़े वाले, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका द्रव्यमान, जिसका मास ज्यादा है, उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाया मैंने, ठीक है ना? तो कोई अगर एक सीधी सी बात है कि मैंने कहा कोई एक इंसान 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक इंसान इस ब्लॉक पे सपोज टू बी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और दूसरा इंसान इस पे क्या लगा रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स, और दूसरा इंसान एक दूसरे डायरेक्शन में क्या लगा रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आप ही सोचोगे जो नेट इफेक्ट होगा वो किसकी तरफ झुका हुआ होगा? ठीक है, ये इधर भी जाने की ये फोर्स आपका, एक बंदा फोर्स लगाया F1, वो 20 न्यूटन का लगाया, और एक बंदा एक सर्टेन 60 डिग्री पे न्यूटन फोर्स लगाया, ये F2 है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। तो आप खुद सोचो ना कि फोर्स के कारण क्या होगा? आपका बॉडी मूव करने की कोशिश करेगा, तो बॉडी इस साइड भी जाना चाहेगा 20 न्यूटन के कारण, और 10 न्यूटन के कारण इस साइड भी जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो लेकिन नेट इफेक्ट किधर होगा? किधर ज्यादा मूवमेंट होगा? ये सोचो। इस डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन बड़ा है। तो रिजल्टेंट का जो इफेक्ट होगा किसकी तरफ इंक्लाइंड होगा? एफ की तरफ, F1 की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। आप भी समझ सकते हो किसके कारण नेट इफेक्ट ज्यादा जो होगा इन्फ्लुएंस होगा। किस फोर्स के कारण नेट इफेक्ट इन्फ्लुएंस होगा? तो वो कहीं ना कहीं 20 न्यूटन के कारण आपका फोर्स इन्फ्लुएंस, नेट इफेक्ट, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि 20 न्यूटन की तरफ ज्यादा झुका होगा, जो रिजल्टेंट होगा। इन द सेम वे, दो एग्जांपल तो यहीं पे बता दिया मैंने माय डियर। ये कॉमन 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 क्या है आपका? कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ पे मैं फोर्स के बारे में, क्या फोर्स जनरली आप कॉमनली घरों पे ये नहीं, अपने दोस्तों में नहीं खींचातानी कर रहे हो, लोग खींचातानी कर रहे हो। जिसका फोर्स ज्यादा होता है, नेट इफेक्ट उसी की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा इंक्लाइंड होता है। नेट इफेक्ट, जो नेट रिजल्टेंट होता है, वो सबसे बड़े वाले, सबसे बलवान जो आपका क्या है, दोस्त है, उसी के कारण ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है यार, इट इज नॉट अ बिग डील। इसे बहुत बड़ा मत बताना कि सर अभी फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने लगे वेक्टर में। अरे अभी नहीं तो कब? मैं कहूं तो पूरा मैकेनिक्स फोर्स में खत्म, सॉरी, पूरा मैकेनिक्स वेक्टर में खत्म कर सकता हूं। वेक्टर इतना बड़ा चैप्टर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मत सोचो अलग अलग चैप्टर तो आपको कन्वीनियंस के लिए पढ़ाया जाता है, कि आपका कन्वीनियंस हो, ठीक है? इसलिए ये मत सोचना कि सर तो फोर्स के बारे में अभी बताने लगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शॉर्ट फॉर्म आज के डेट में चला है एनएलएम, एनएलएम में पढ़ेंगे हम लोग ना साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर शुरू मतलब पूरा मैकेनिक्स शुरू, ये बात मान के चलो, ठीक है? और कॉमन प्रैक्टिस, मैकेनिक्स तो एक ऐसा चीज है आप डे बाय डे अपने लाइफ में देखते हो, कॉमन प्रैक्टिस है ये। तो मैंने कहा एक मास वाला एग्जांपल दे दिया, और दूसरा मैंने, आप लोग दोस्त हो, दोस्त क्या करते हो? खींचातानी आपस में करते हो। तो जो सबसे ज्यादा बलवान होता है, कहीं ना कहीं नेट रिजल्टेंट उसी के आपके बलवान दोस्त के कारण, जो सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, उसी के कारण नेट रिजल्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब जो यहाँ बड़ा वेक्टर है ए, बड़ा वेक्टर है ए, उसी की तरफ आर क्या होगा? ज्यादा झुका होगा, और ज्यादा झुकने के कारण अल्फा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। और ये क्या है आपका माय डियर? दिस वन इज द थीटा, दिस वन इज द दिस वन इज द थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या है आपका? थीटा है। तो मेरे हिसाब से ये सारा कुछ समझ गए। बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है तो बी की तरफ ज्यादा झुका होता है। एंड दिस इज द एक्चुअली, ये भी बता दिया मैंने कि तीनों को को इनिशियल वेक्टर के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ये आगे काम आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी डिनोशन किया जाता है। तो ये हो गया, दिस इज द एंड ऑफ योर theoretical portion of the vector addition. Now my dear, in the next class we will discuss the vector subtraction. Thank you.